हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ आर्मी जीडी का पेपर जो कि 19 जनवरी 2020 को हुआ। दोस्तों, इस पेपर की बात करूँ, इस एग्जाम की बात करूँ तो यह एग्जाम एक तो झुंझुनू और बीकानेर का हुआ था। झुंझुनू और बीकानेर का हुआ था, जो कि बीकानेर में हुआ था। और दूसरा यही एग्जाम सेम टू सेम यही पेपर उसी दिन 19 जनवरी को पेपर था सीकर और जयपुर का, जो कि जयपुर में एग्जाम हुआ था। उसमें भी सेम यही प्रश्न आए थे। तो दोस्तों, मैं पहले प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। आप मेरे प्रश्नों को ध्यान से समझना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उन संख्याओं का अंतर 13 हो तो संख्या ज्ञात करो। अब प्रश्न को मैं दो तरीकों से कर सकता हूं। एक तो मैं बेसिक फॉर्मूले से करता हूं इसको, फिर मैं आपको सीधा तरीका बताता हूं। तो पहला सीधा तरीका यह है कि दो संख्याओं का, यानी कि दो संख्या है और वो संख्या आपको पता नहीं है, लेकिन उन संख्याओं का योग आपको पता है कितना है, 25 है, और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना है, 13 है। तो मैं मान लू एक संख्या y है, अक्ष है, और दूसरी संख्या y है, और ये बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है। तो मैं दोनों संख्याओं का योग कर दूंगा, जो कि प्रश्न में मेरे को बोल रहा है कितना है, 25 है। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 13 है। तो मैं क्या करूंगा, अक्स और वाई का क्या कर दूंगा, अंतर कर दूंगा, और अंतर करके बराबर क्या कर दूंगा, 13 कर दूंगा। अब मैं दोस्तों बात करूं इस विधि की, तो इस विधि को बोलते हैं विलोपन विधि, यानी कि विलोप। एक पद का क्या करना पड़ता है, अपने को विलोप करना पड़ता है, फिर छुपाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, इस पद में एक संख्या काट दूंगा। तो प्लस वाई और माइनस वाई, यानी एक प्लस का और एक माइनस का कट गए, जीरो बच गए। तो मैं वाई और वाई दोनों काट दूं, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो गए, जीरो हो गए। अक्स और अक्स दोनों प्लस किया है, तो कितना हो गया, दो अक्स हो गए। यहां पे क्या बचा, बराबर बचा। 25 और 13 को मैं ऐड कर दूं या जोड़ दूं तो आ गया 38। यहां से मैं अक्स की वैल्यू निकालूं तो अक्स बराबर आ गया 38/2। अगर मैं 2 का इसमें भाग दे दूं तो आ गया 19। इसका मतलब मेरे पास एक संख्या आ गई, क्या आ गई, 19 आ गई, यानी अक्स का मान मेरे पास आ गया 19। मैं सीधी बात करूं तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं को मैं जोड़ दूं तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। उनमें से मेरे को एक संख्या पता चल गई, कितनी है, 19। तो मैं 19 में क्या जोड़ दूं, 25 हो जाए। तो मैं 19 में 6 जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, जो कि प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 19 और 6 दो वो संख्याएं हैं, तो प्रश्न नंबर ऑप्शन ए आ गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी एक संख्या तो 19 है और दूसरी क्या है, 6 है। अगर मैं सीधे ऑप्शन से इस प्रश्न को करना चाहूं तो इसको सीधा भी कर सकता हूं, जैसे कि मैंने ऑप्शन पहला ही उठाया, शायद पहला ऑप्शन उठाया और उसमें बात करता हूं। क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 25 है। तो 19 और 6 को मैंने जोड़ा, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर भी 13 होना चाहिए। तो 19 और 6 को मैं अगर घटा दूं, अंतर कर दूं तो 13 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो गया 19 और 6। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, 1 से 97 तक प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी कि 1 से 97 तक प्राकृत संख्याएं हैं, उन संख्याओं का मेरे को क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करूं तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याओं की मैं बात करूं तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 के बाद आता है 2, 2, 2, 3, फिर ये अनंत तक चलती जाती है। अब मैं बात करूं, प्राकृत आ गई तो पूर्ण प्राकृत भी होनी चाहिए। तो सबसे छोटी पूर्ण प्राकृत संख्या होती है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलती रहती है। तो मेरे को पूछा है 1 से 97 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा है। तो 1 से 97 तक, तो मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 97, यानी कि 1 से 97 तक पूछा है। तो सीधी सी बात है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम और अंतिम दोनों को मैं जोड़ दूं तो 1 प्लस 97 और इसमें 2 का भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, मेरे पास औसत आ जाएगा। तो 1 और 97 हो गई 98/2, और इनको मैं काट दूं तो आ गए 49, जो कि प्रश्न का क्या है, उत्तर है। यानी कि 1 से 97 तक प्राकृत संख्याओं का औसत हो गया 49।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात 3:5, यानी पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है 3:5। यदि महिलाओं की संख्या 115 है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है, मैं यहां पे लिख लूं, पुरुष को लिखूं मैं P और महिला को लिख लूं मैं सीधा ही M। तो ये बोल रहा है कि इनका जो अनुपात है वो है 3:5, यानी 3 तो पुरुष है तो 5 क्या है, महिलाएं हैं। अब बोल रहा है कि यदि महिलाओं की संख्या 115 है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ पर महिलाओं की हकीकत में संख्या दे रखी है कितनी, 115, और महिलाओं की अनुपात में संख्या मेरे को पता है कितनी है, 5 है। तो मैं क्या करूंगा, अनुपातों की संख्या को हकीकत की संख्या के बराबर कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 के बराबर 115 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को प्रश्न में दिया गया है कि यदि महिलाओं की संख्या 115 है तो महिलाओं के अनुपात में संख्या 5 है, हकीकत में 115 है, तो दोनों चीजें बराबर हैं। यहां से मैं 1 लिख दूं और इस 115 में 5 का भाग लगा दूं तो मेरे पास आ गया 23, यानी 1 के वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई, यानी 1 की वैल्यू 23 आ गई। तो 23 को मैं अगर वापस 5 से गुणा कर दूं तो आ रहा है महिलाओं की संख्या कितनी, 115। लेकिन मेरे को क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है। तो पुरुषों की संख्या पूछी है तो मैं पुरुषों की अनुपातिक संख्या से इस 1 की वैल्यू को गुणा कर दूंगा। तो 23 को मैं 3 से गुणा कर दूं, 23 को मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 69, जो कि प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, SI का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तथा CI कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर 21 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करो। यानी कि प्रश्न में क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, उसका अंतर दे रखा है कितना है, 21 है, और दर दे रखी है 5%, किस समय दे रखा है, 2 वर्ष। तो मेरे को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। पहली बात तो ये हो गई कि ये प्रश्न एग्जाम में आर्मी की दृष्टि से काफी हाई लेवल का प्रश्न पूछा गया है। मैंने आज तक आर्मी के पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न नहीं पूछा, मतलब आर्मी के एग्जाम में आज तक किसी भी पेपर में चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आया ही नहीं है। लेकिन इस पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके पूछ लिया। इस प्रश्न को करने के लिए एक साधारण सा फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे, लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि उस प्रश्न के लिए ब्याज की जो दर है वो जो दे रखी है वो हमेशा 2 वर्ष के लिए होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए, अगर 2 वर्ष के लिए हो और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा हो तो एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है कि अंतर बराबर P का मतलब है मूलधन और R का मतलब है दर का स्क्वायर बट्टे में क्या 100, और 100 का भी क्या स्क्वायर, यानी कि अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर इस प्रश्न की वैल्यू में रख दूं तो मेरे को अंतर दे रखा है प्रश्न में कितना है, अंतर 21 है, तो मैं अंतर की जगह रख दूंगा 21 और बराबर की जगह बराबर, और P जिसका मान मेरे को मूलधन का निकालना है तो P को मैं P ही लिख दूंगा। R की वैल्यू मेरे को प्रश्न में दे रखी है कितनी, 5% दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा 5 का सीधा ही यहां से क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि R दर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो मैं 5 का भी स्क्वायर कर दूंगा। 5 का स्क्वायर या 5 का वर्ग कर दूं तो कितना आता है, 25 आता है। इधर मैं 100 का वर्ग करूं तो मैं सीधा इसको ऐसे लिख दूं 100 गुणा में 100। अगर मैं इसको काटूं तो 25 को एक बार काट दूं, इसको 4 बार काट दूं, तो मैं यहां से P की वैल्यू निकालूंगा, किसकी, P की। अगर P यहां पे रहे और 100 गुणा 4 यानी कि 400 इधर भाग में इधर गुणा में चला जाए तो इस 21 के साथ इनको मैं गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 8400 रुपए, जो कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न में अपने को क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो इसका मूलधन हो गया 8400 रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है। दोस्तों इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, लेकिन बस अंतर इतना हो गया इस प्रश्न में और इससे पूर्व में आए हुए प्रश्नों में, इसमें यहाँ पर 144 मीटर दे रखा है, जबकि पहले वाले प्रश्नों में यहाँ पर 140 मीटर दे रखा था। इस 144 और 140 के कारण इस प्रश्न का उत्तर पॉइंट में आएगा। तो मैं प्रश्न की बात करूं तो पहली बात तो ये, ऐसा प्रश्न आते ही मेरे
अनुसार आप एक फॉर्मूला लिख लें। आपको पता चल गया है कि ये समय, चाल और दूरी के टॉपिक का प्रश्न है, तो आप एक सीधा सा फॉर्मूला है वो नोट करें कि दूरी के बराबर में हमेशा चाल होती है और उसके गुणा में होता है समय। अब मैं बात करूं तो एक ट्रेन की लंबाई मेरे को दे रखी है मीटर, मीटर लंबाई दे रखी है, इसका मतलब वो क्या है, दूरी है। तो मैं दूरी की जगह है 144 मीटर लिखूं। दोस्तों इस प्रश्न में इकाई साथ में लिखें ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। वह किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, समय दे रखा है सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा, समय की जगह 12 लिख दूंगा, 12 सेकंड। आगे बोल रहा है तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसका मतलब चाल मेरे को दे नहीं रखी, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर अक्स लिख दूंगा और गुणा का चिन्ह लगा दूंगा। आगे प्रश्न में मेरे को बोल रहा है कि इसमें मेरे को चाल निकालनी है, वो भी किसमें निकालनी है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो दोस्तों मैं बात करूं अक्स की, तो अक्स यहां पे लिख दूं और इस 144 को यहां पे लिख दूं, 12 को मैं इधर गुणा से हटाकर इसके भाग में लेके आऊं, तो मेरे पास ये मीटर तो यहीं पे पड़ा रहेगा, लेकिन मेरे पास सेकंड जो है वो भाग में आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अब अक्स जो आपने चाल मानी थी वो चाल क्या आ गई, 144/12 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न को यहीं पे काट सकते हैं या फिर आगे भी काट सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस प्रश्न को एक बार यहीं पे काट दूं, तो इसका आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड। यानी अपने पास जो चाल आई है वो क्या आई है, 12 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को चाल किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो छोटी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड और बड़ी इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटी होती है। तो रटने का एक फॉर्मूला बताऊं तो इसको 12 को लिखो, आपको छोटी इकाई दे रखी है और बड़ी वाली पूछिए तो बड़ी वाली पूछिए, ध्यान में रखो, बड़ी वाली पूछिए तो हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखो और छोटी नीचे लिखो और इनको गुणा करो और फिर काट दो। इनको गुणा करूं तो आ गया 6 3 और ये आ गया 216/5। अगर मैं इसको काटूं तो आ गया 4 3 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो प्रश्न का उत्तर आ गया 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों मैं इस प्रश्न की बात करूं तो एग्जाम में जो प्रश्न दे रखा था यही सेम प्रश्न था, लेकिन इसके ऑप्शन, इसके जो वस्तुनिष्ठ में ऑप्शन दे रखे थे वो सभी 43, 2 ऑप्शन ऐसे थे जो 43 दे रखे थे, लेकिन 43 पॉइंटों में आगे उसमें अंतर आ रहा था। तो प्रश्न का ध्यान से उत्तर होगा 43.2 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, ए किसी काम को 15 दिन में तथा बी इसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। पहली बात तो ये कि ये प्रश्न आर्मी के पेपर में लगभग पूछा जाता है, तो इस पेपर में भी यह प्रश्न आया है। अब मैं बात करूं ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो मैं लिख लूंगा कि ए है वो इस काम को 15 दिन में करता है, बी इस काम को 30 दिन में करता है, तो मैं लिखूंगा बी इस काम को 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो पूरा जो काम है उसको दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैं बोलूं कि ये एक 4 दीवारी है, इस 4 दीवारी का ए और बी दोनों मिलकर निर्माण करवाते हैं, लेकिन ए इस दीवार को, इस 4 दीवारी को 15 दिन में बनाता है और बी अकेला इसको 30 दिन में बनाता है। तो मैं इन दोनों का एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक या फिर लैस ले लूंगा, कितना आ जाएगा, इसका लैस आ जाएगा 30 आ जाएगा। मैं 15 का इसमें भाग लगाऊं तो आ गया 2, इसका मतलब हो गया ए 30 फीट की जो दीवार है उसको अगर अकेला मिलकर अकेला काम करे रोज, तो रोज 2 फीट बनाता है। उसी प्रकार अगर बी अकेला रोज बनाए तो ये 1 फीट बनाता है। अगर मेरे को क्या चाहिए, दोनों मिलकर, तो मैं क्या करूंगा, ए और बी दोनों को मिला दूंगा, मिल जाएंगे तो एक दिन में कितनी दीवार बनेगी, 2 तो ए बनाता है और 1 फीट बी बनाता है, 2 और 1 3 फीट दीवार एक दिन में बनेगी। दीवार की लंबाई कितनी है, 30 फीट है, 30 फीट की दीवार रोज 3 फीट बनाए तो कितने दिन में तैयार हो जाएगी, तो दोस्तों ये 10 दिन में दीवार बनके तैयार हो जाएगी। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 10 दिन। प्रश्न नंबर 7 है, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है, यदि श्याम का वेतन 2000 रुपए है तो राम का वेतन ज्ञात करो।
यानी कि प्रश्न में बोल रहा है कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। अब बोल रहा है कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% अधिक है। तो अधिक किसका है? अधिक किसका है? राम का है। तो राम का है तो श्याम का 100 है, तो राम का कितना है? 120 है। यदि श्याम का वेतन 2000 रुपए, तो श्याम का वेतन 100% है। ये कितना है? 100%। ये कितना है? 120%। 100% ही अगर 2000 है तो मैं क्या करूंगा, सीधा ही 2000 पर 120% निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे को राम का वेतन पूछा है। तो मैं 2000 का 120% निकाल दूंगा, क्योंकि 20% अधिक है किसके? श्याम के वेतन से। तो मैं 2 शून्य से 2 शून्य काट दूं और 12 को इससे गुणा कर दूं, तो ये आ गया 2400 रुपए, जो कि क्या है? राम का वेतन है। प्रश्न का उत्तर हो गया 2400 रुपए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, ए का वेतन बी से 25 रुपए अधिक है तथा सी का ए से 20 रुपए अधिक है। यदि तीनों का कुल वेतन 355 रुपए हो तो सी का वेतन ज्ञात करो। यानी कि अपने पास प्रश्न में 3 व्यक्ति हैं, एक तो है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। अब बोल रहा है कि ए का वेतन बी से 25 रुपए अधिक है। ए का है ना अधिक है किससे? बी से। और कितना अधिक है? 25 अधिक है। तो मैं बी को अक्ष मान लूं तो ए का वेतन क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अक्ष से कितना अधिक? 25 अधिक। तो मैं इसमें 25 से जोड़ दूंगा, यानी कि बी से ए के पास 25 रुपए अधिक है, तो अक्ष प्लस 25 हो गया। आगे बोल रहा है कि सी का वेतन ए से 20 रुपए अधिक है। अब देखो सी का बोल रहे हैं, सी का किससे? ए से कितना अधिक है? 20 अधिक है, तो अक्ष प्लस 25 तो ये है ही पहले से। तो इस 25 में मैं 20 रुपए और जोड़ दूं तो कितना हो गया? 45, यानी कि अक्ष प्लस 25 तो पहले से ए का वेतन है, और इस ए के वेतन से सी का वेतन कितना अधिक है? 20 रुपए अधिक है। तो मैं इसमें कितने और ऐड कर दूंगा? 20 और ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब प्रश्न में बोल रहा है कि तीनों का कुल वेतन 355 रुपए है। यानी कि इन तीनों का जो वेतन है उसको मैं जोड़ दूं तो कुल कितना बन रहा है? 355। तो मैं क्या करूंगा, यहीं पर इनको जोड़ दूंगा और जोड़ के कितना लिख दूंगा? 355 रुपए। यानी कि इन तीनों का कुल वेतन कितना हो गया? 355 रुपए। अब मैं जोड़ूं तो एक अक्ष और एक अक्ष और एक अक्ष, यानी कि बीजगणित की संख्या में एक जगह कर दूं और अंक गणित की संख्या एक जगह कर दूं, यानी एबीसीडी की संख्या में एक जगह कर दूंगा। तो एक अक्ष और एक अक्ष, 2 अक्ष और एक 3 अक्ष, कितना अक्ष हो गया? 3 अक्ष। अब और गणित की संख्या बच गई, कौन कौन सी? 25 और 25 से 50, 50 और 20 70, बराबर में आ गया 355। अब मैं यहां से 3 अक्ष बराबर, ये प्लस का 17 है, इधर माइनस का हो जाएगा, 355 में से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो मेरे पास बच जाएगा 285। यहां से मैं अक्ष की वैल्यू निकालूं तो अक्ष का इस 3 का इसमें क्या दे दूंगा? भाग दे दूंगा। तो 285 बटे में 3, इसको मैं काटूं तो 9 बार और इसको काटूं तो 5 बार, यानी अक्ष की वैल्यू मेरे पास आ गई 95 रुपए। यानी मैंने अक्ष किसको माना था? इस बी को माना था। तो बी के पास कितनी राशि हो गई? 95 रुपए। तो मैं यहां पे लिख दूं बी के पास कितने हैं? 95 रुपए है। तो बी के पास 95 रुपए, तो ए के पास किसकी पूछिए? सी की पूछिए। तो सी की मैंने क्या मानी थी? अक्ष प्लस 25 प्लस 20। तो अक्ष की कितनी आ गई? 95 आ गई। इसमें कितने और जोड़ दूं? 25 और जोड़ दूं, क्योंकि देखो अक्ष 25 और प्लस 20, तो ये कितना हो गया? 140 रुपए। किसकी आय हो गई? ये किसकी हो गई? सी की आय। कितनी? 140 रुपए। प्रश्न का उत्तर हो गया 140 रुपए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या ज्ञात करो। यानी कि एक वृत्त है और उस वृत्त की परिधि अपने को दे रखी है, कितनी है? 88 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैं परिधि मेरे को दे रखी है, तो मैं वृत्त की परिधि का सूत्र लगाऊंगा। वृत्त की परिधि का सूत्र लिखूंगा, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब परिधि मेरे को दे रखी है 88 सेंटीमीटर, तो मैं परिधि की जगह परिधि का मान रख दूंगा 88 और 2 को मैं 2 लिख दूं, पाई को मैं 22/7 लिखूं और आर की जगह में आर लिख दूं, क्योंकि मेरे को आर त्रिज्या का मान पूछा है, जो मेरे को प्रश्न में नहीं दिया गया है। अब मैं आर की वैल्यू यदि यहां से निकालूं तो ये 88 तो यहीं पे रह गया। अब ये 7 भाग में था, इधर गुणा हो गया, बट्टे में 2 गुणा 22, तो भाग में आ जाएगा 2 गुणा 22।
22 को 2 से गुणा कर दूं तो 44 आते हैं, और 44 का भाग इसमें दूं तो 2 बार आ जाता है। 7 को मैं 2 से गुणा कर दूं तो त्रिज्या मेरे पास आ गई 14 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न का उत्तर है। अब 9 नंबर का प्रश्न हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 की बात करूं, प्रश्न नंबर 10 की ऐसी बात करूं तो एग्जाम में इस प्रश्न की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो सही ढंग से नहीं दी गई थी। प्रश्न में दिया गया था कि एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 वर्ग मीटर। तो प्रश्न में ऐसा दे रखा था, इसमें यहां पर दे रखा था कि उसका कर्ण अगर 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी दूसरी भुजा ज्ञात करो। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण देके इसकी ऐसे क्षेत्रफल नहीं देगा कभी भी। तो मैंने क्या किया है, इस प्रश्न को जैसे ही एग्जाम में आना चाहिए वैसे सुधार कर लिखा है। यही प्रश्न दोसा की भर्ती 2019 में जो मार्च में 6 मार्च को सॉरी 24 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उस 24 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें दिया गया था। सेम टू सेम यही प्रश्न दिया गया था। तो यही प्रश्न झुंझुनू वाली में 2020 में पूछा गया, जनवरी में 19 जनवरी में। प्रश्न की बात करूं तो सीधी सी बात है, एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे को दे रखा है, तो मैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखूंगा। तो समकोण त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल का सूत्र लिखूं तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में क्या आएगा, आधार आएगा, और उसके गुणा में क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो सूत्र हो गया क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। प्रश्न में मैं मान रखूं तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 30 वर्ग मीटर है। तो मैं क्षेत्रफल की जगह 30 रख दूं तो 1/2 ऐसा वैसा लिख दूं, गुणा प्रश्न में मेरे को आधार दे रखा है कितना है, 22 सेंटीमीटर, तो मैं आधार की जगह रख दूंगा 22, गुणा में अगर मेरे को ऊंचाई दे रखी है और मेरे को ऊंचाई पूछी है तो मैं इसको h मान लूंगा। क्या मान लूंगा, h। अब मैं यहां से h का मान निकालूं तो इस 2 से 1 कट गया और इससे ये 6 कट गया। h का मान निकालूंगा तो 6 को इधर मेरे को भाग में भेजना पड़ेगा, तो 30 बटे में हो गया 6। अगर मैं इसको काटूं तो 6 का भाग इसमें जाता है 5000। सेंटीमीटर में दे रखा है तो आ गई सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज की जो हाइट ऊंचाई आई है वो आ गई 5 सेंटीमीटर। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। दोस्तों यह प्रश्न भी एग्जाम में थोड़ी सी मिस लैंग्वेज यूज की गई थी, यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया कि 9 सेंटीमीटर सिरे वाले घन के एक सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर मैं एक सिरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर इस प्रश्न को करूं तो इसके जो ऑप्शन थे वो एग्जाम में नहीं थे, इसके जो ऑप्शन है वो एग्जाम में नहीं थे। लेकिन मैं इसको इस प्रश्न को ऐसे करूं तो मेरे को इस प्रश्न के ऑप्शन एग्जाम में मिल गए। तो प्रश्न था 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सीधी सी बात है, प्रश्न को समझाने के लिए मैं यूज करूं तो घन क्या होता है, घन क्या होता है, तो मैं घन बोलूं तो घन क्या होता है कि घन ये वर्ग होता है और वर्गों से मिलकर घन बनता है, वर्गों से मिलकर घन बनता है, यानी कि सभी वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, तो घन की भी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं इस वर्ग को अगर घन बनाऊं तो इसके लिए मेरे को कितने वर्ग चाहिए, तो मेरे को इसके लिए 6 वर्ग चाहिए। अगर मैं किसी कमरे में, चौकोर कमरे में खड़ा हो जाऊं तो वो एक घन होता है, यानी कि आधार और उसकी छत और उसकी 4 दीवारें कुल मिलाकर 6 हो गई, जो कि उसकी क्या है, पृष्ठ है। तो घन के पृष्ठ, घन का अगर मैं चित्र बनाऊं तो घन का चित्र 6 वर्गों से मिलकर बनता है, 6 वर्गों से मिलकर बनता है। प्रश्न में मेरे को एक भुजा दे रखी है, यानी कि ये भुजा 9 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये भी 9 है, तो ये भी 9 है। सभी भुजाएं इसकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो मेरे को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र की बात करूं तो मैं बात करूं वर्ग में, इस घन में 6 वर्ग है। कितने वर्ग है, सीधे से अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी निकाल सकता हूं। आपको पता है कि घन के अंदर 6 वर्ग होते हैं, आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का मैं सूत्र लिखूं तो होता है भुजा स्क्वायर या फिर भुजा गुणा भुजा। लेकिन इस घन में 6 वर्ग है, कितने वर्ग है, 6 वर्ग है, तो मेरे को 6 वर्गों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं 6 से इसको क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। यहां से मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को पूछा है तो मैं 6 को गुणा कर दूं किससे, भुजा स्क्वायर से। भुजा मेरे को एग्जाम में दे रखी कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 का मैं वर्ग कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास 81। इनको मैं अगर गुणा करूं तो ये आ गया 6 और इसको गुणा कर दूं तो ये आ गया, तो इसका प्रश्न का उत्तर हो गया सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का उत्तर हो गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 12 नंबर, 3 कुर्सी व 3 मेज का मूल्य 540 रुपए तथा 5 कुर्सी व 2 मेज का मूल्य 750 रुपए। तो एक मेज व एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करो। इस प्रश्न की बात करूं तो यह प्रश्न राम सिंह यादव के पेपर सेटों में दिया हुआ है। ऐसा का ऐसा राम सिंह यादव के पेपर सेट में से उठाया गया प्रश्न है। इस पेपर में राम सिंह यादव के सिर्फ यही प्रश्न ऐसा कैसा उठाया गया है। अब बात करूं मैं इस प्रश्न की, तो यही प्रश्न 2018 में भरतपुर, धौलपुर और करौली की जो भर्ती हुई थी उसमें भी यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। तो इस प्रश्न को करने के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई समाधान ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे प्रश्न नहीं होते। तो मैं प्रश्न की बात करूं तो बोला कि 3 कुर्सी व 3 मेज का मूल्य 540 रुपए। तो मैं मान लू कुर्सी को के और मेज को एम लिख रहा हूं। तो 3 कुर्सी यानी कि 3 के, कुर्सी को मैं के यूज कर रहा हूं, और 3 मेज और 3 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना है 540 रुपए। तो मैं दोनों का मूल्य जोड़ दूं तो कितना बता रहा है, अगला बता रहा है कि सब 540 रुपए इसका मूल्य है। आगे बोल रहा है कि 5 कुर्सी, कितनी कुर्सी, 5 कुर्सी और 2 मेज, कितनी मेज, 2 मेज का मूल्य कितना बता रहा है। इस बार बोल रहा है कि इनका मूल्य हो गया 750 रुपए, 750 रुपए। अब बोल रहा है कि एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य मेरे को बताओ कितना हो जाएगा। तो मैं इस प्रश्न को करने के लिए विलोपन विधि का यूज करूंगा। तो विलोपन विधि का मतलब है कि इनमें से कोई भी एक पद काटना है। मेरे को काटने के लिए देखूंगा कि बराबर है क्या, तो बराबर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको बराबर करूंगा। बराबर करने के लिए मैं यहां से इसको गुणा करूंगा, यहां से गुणा करूंगा। ध्यान से देखिए किसको गुणा करना है, इस पहले वाली संख्या को इस समीकरण से गुणा कर दो और इस पहली वाली से इसको गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगा वो मैं लिख रहा हूं। इसको मैं गुणा करूं तो आ गया 5 तिया 15 कुर्सी प्लस 5 तिया 15 मेज बराबर इस 5 को मैं इससे गुणा कर दूं तो आ गई मेरे पास 2700। इस 3 को इससे गुणा करूं तो आ गया मेरे पास 15 कुर्सी प्लस इसको मैं इससे गुणा करूं तो मेरे पास आ गया 6 मेज और इसको मैं इससे गुणा कर दूं तो आ गया मेरे पास 2250। अब मेरे पास क्या हो गया, ये वाला पद हो गया बराबर। ये वाला पद बराबर होने के लिए मेरे को अब इस के की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों प्लस प्लस किए हैं लेकिन कटने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये कट नहीं रहे तो मैं इनके चिन्ह चेंज कर दूंगा। ये प्लस का है तो मैं माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये भी क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो 15 की से 15 की कट गया। अब 15 में से 6 गई, घट रहे हैं, 15 में से 6 गई, बच गई 9, क्या बची, मेज बची बराबर 2700 में से 2250 को मैं अगर घटा दूं तो आ गया मेरे पास 450। यहां से मैं m का मान निकालूं तो इस 9 का इस 450 में भाग लगेगा तो 9 पंजो 45, यानी कि एक मेज का मेरे पास मूल्य आ गया कितना, 50 रुपए। एक मेज का मेरे पास मूल्य आ गया। तो मैं इस समीकरण में या फिर किसी भी समीकरण में, इसमें उपस्थित किसी भी समीकरण में मैं मेज का 50 रुपए मान रख दूंगा, मेरे पास कुर्सी का मूल्य आ जाएगा। तो मैं इस समीकरण को लिखूं तो 3 कुर्सी 3 के प्लस 3 मेज और एक मेज का मूल्य 50 रुपए, तो 3 मेज का कितना हो जाएगा 150, 150 बराबर 540। यहां से मैं 3 के बराबर इस 150 को इसमें से घटा दूं तो आ गया मेरे पास 390। इस 3 का इसमें भाग लगा दूं तो के का मान आ गया मेरे पास 130 रुपए, 130 रुपए। तो मेरे पास एक मेज का और एक कुर्सी का मूल्य आ गया। मेरे को पूछा था एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य, तो मैं क्या करूंगा 130 एक कुर्सी और एक मेज के मूल्य को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य आ जाएगा, कितना आ गया 180 रुपए, जो कि प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, किसी वस्तु को 2880 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है तो इसे कितने में बेचें कि 10% लाभ हो। पहली बात तो ये कि आर्मी के एग्जाम में ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, या तो ये प्रश्न या फिर इससे पहले वाले वीडियो में एक लाभ हानि का प्रश्न डाला है। इन दो प्रश्नों के अलावा आर्मी में लाभ हानि का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, या तो ये पूछा जाता है या फिर इससे पहले वाला।
झुंझुनू वाली भर्ती में इससे पहले वाले पेपर में भी यही प्रश्न पूछा गया था, संख्याएं चेंज थी। तो प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, किसी वस्तु को 2840 रुपए में बेचने पर। तो इस प्रश्न के लिए मैं एक सीधा सा फॉर्मूला यूज करता हूँ। फॉर्मूला क्या है, एक बेसिक की तरीका हो गया, अनुपातिक रूल से निकालूंगा मैं। जैसे कि मेरे को बोल रहा है कि एक वस्तु है, उस वस्तु को मैं 2880 रुपए में बेच दूं और बेचने पर मेरे को क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। 20% की हानि हो रही है तो मैं 100 से घटा के बेचूंगा। कितना घटा के बेचूंगा, 80 में बेचूंगा। कितने बेचूंगा, 80 में बेचूंगा। अगर मैं यहाँ पे समानुपात लगा दूं तो बोल रहा है कि इसे कितने में बेचूं, यहां पर बेच दिया तो हानि हो गई। अब यहां पर कितने में बेचूं, दो पेड़ बन रहे हैं, बेचने का और लाभ आने का। यहाँ पे ही बनेगा बेचने का और लाभ आने का। तो बेच रहा, कितने में बेच रहा है मेरे को पता नहीं है कितने में बेच रहा है, लेकिन मेरे को क्या हो रहा है, 10% लाभ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 110। ये बन गया समानुपात का प्रश्न। तो मैं बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर कर दूंगा। तो मैं बाह्य पदों का गुणा कर दूंगा, यानी बाहर वाली दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं। 2880 गुणा में 110 और बटे में इस संख्या का भाग लगा दूं तो ये कट गया इससे 3 और 6 गुणा करूं तो आ गया 6 3960 रुपए। यानी कि इस प्रश्न में वह व्यक्ति उस वस्तु 3960 रुपए में बेचेगा। प्रश्न नंबर 14 है। अब जो प्रश्न पूछे गए आगे के वो है रीजनिंग के प्रश्न। तो मेरे पास इतने प्रश्न उपलब्ध थे। तो प्रश्न नंबर 14 है, इसमें पूछा गया कि निम्न में से भिन्न कौन से, यानी कि 4 ऑप्शन अपने को दे रखे थे और इनमें से पूछा था कि भिन्न कौन से है। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 और 14, तो 7 और 14। बी है 3 और 6, सी 8 और 16, डी है 6 और 18। इसमें क्या हो रहा है, 7 का दुगुना हो रहा है 14, इसमें 3 का दुगुना 6, इसमें 8 का दुगुना 16, इसमें 6 का दुगुना 12 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 12, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, 18। तो इस प्रश्न में ये प्रश्न भिन्न हो गया। तो प्रश्न का उत्तर हो गया डी, 6 और 18, यानी कि 6 का दुगुना 18 नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 15 की बात करूं तो इसमें भी भिन्न पूछे हैं। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए है प्याज, बी आलू, सी गाजर और डी टमाटर। तो चारों ऑप्शन दे रखे थे, इनमें भिन्न अगर ज्ञात करूं तो मैं रूल ये भी लगा सकता हूं। 2 रूल लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं कि पहली बात तो कि जो फल जमीन के अंदर होते हैं और कुछ फल जमीन के ऊपर होते हैं। तो प्याज भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, आलू भी जमीन के अंदर से निकाला जाता है, गाजर भी जमीन के अंदर से निकाली जाती है, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर पेड़ पर लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर डी हो गया, टमाटर। अब मैं दूसरा रूल लगाऊं तो दूसरा रूल ये है कि इन सभी, ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन सब्जियों या फिर इन फलों में बीज का रूल लग रहा है। तो प्याज के अंदर बीज नहीं उपस्थित होता, आलू के अंदर भी बीज नहीं होता, गाजर के अंदर भी बीज नहीं होता, लेकिन टमाटर के अंदर बीज होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर हो गया टमाटर। प्रश्न नंबर 16 है। 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न आर्मी के एग्जाम में 100%, 100% हर बार पूछा जाता है। मैंने पहले वाले वीडियो में भी डाला रखा है, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, ये निश्चित श्रृंखला दे रखी है और श्रृंखला में आगे का एक पद गायब कर रखा है और वह पूछा है कि यहाँ पर कितना आएगा। तो रूल क्या लग रहा है कि 84 का मैं अगर आधा करूं तो 42 हो रहा है, और इस 42 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 44 आ जाएंगे। वापस इस 44 का मैं आधा कर दूं तो 22 आ गए, और इस 22 में वापस मैं 2 जोड़ दूं तो 24 आ गए। वापस इसने क्या किया, इस 24 का आधा कर दिया, और आधा करके इसमें फिर से मैं क्या करूंगा, यही जो क्रम चल रहा है 2 जोड़ दूंगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर हो गया 14। प्रश्न नंबर 17 है A1, C3, E5 और G7। तो इसी क्रम में आगे क्या आएगा। तो ए की बात करूं तो ए के बाद इसने बी छोड़ दिया, सी आ गया, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई आ गया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी आ गया, तो जी के बाद एच छोड़ देगा और आ जाएगा आई। अब बोर्ड है, 1 के बाद 2 छोड़ दिया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 छोड़ दिया, 5 आ गया, 6 छोड़ दिया, 7 आ गया, तो 8 छोड़ देगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया आई का 9। या फिर दूसरा तरीका करूं तो ये है कि एबीसीडी में ए का क्रमांक 1 होता है, सी का क्रमांक 3 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, तो आई का 9 होता है। प्रश्न नंबर 18 की बात करूं तो इसमें भी भिन्न छांटना पूछा था। तो प्रश्न नंबर 18 के ऑप्शन नंबर ए है मंगल, बुध, शनि और सूर्य। पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा बुध, तीसरा शनि, चौथा सूर्य।
तो मैं इन ऑप्शनों की बात करूं तो रूल ये लग रहा है कि ये वाला मंगल जो है वो एक ग्रह है, बुध भी एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। तो दोस्तों ये थे झुंझुनू और जयपुर की भर्ती में आए हुए प्रश्न। 18 प्रश्न मेरे को मिले जिनका सॉल्यूशन और उत्तर सहित मैंने उपलब्ध आपको करवाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करना, और हो सके तो इसमें नीचे कमेंट भी करना, जिससे मेरे को पता चलेगा कि मेरी क्या कमियां हैं या फिर वीडियो में कुछ कमी रह गई है। धन्यवाद।